तो ये ईवीएम है। ईवीएम के अंदर जो सोर्स कोड होता है, मतलब जो कोडिंग होती है कि मतलब बटन दबाने के बाद किसको वोट जाएगा, कौन सा जो बटन है वो दबाएंगे तो कौन सी पर्ची निकलेगी, और वोट किस पार्टी को जाएगा, किस पार्टी के खाते में वोट जाएगा। तो मतलब ये जो कोड, सोर्स कोड है, मतलब जिससे कि कंप्यूटर चलता है, जिससे जैसे ये हमारा जो लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज है, मतलब जो भी ये चलते हैं, ऐप चलते हैं, तो मतलब इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, ये चलते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो इन डिवाइसेस में जो कोड यूज़ होता है, जो जिस तरह की जो लैंग्वेज यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं उसको। तो अगर वो रिलीज़ कर देते हैं हम पब्लिकली ईवीएम का जो सोर्स कोड है, कि उसको किस तरह से मतलब उसको कोडिंग की गई है, तो इससे मतलब वल्नरेबल इतना होगा नहीं, मतलब इतना वल्नरेबल होगा नहीं। मतलब इससे अगर हम इसको रिलीज़ कर भी दें, तो जो मतलब और इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, डेवलपर्स है, तो वो हेल्प कर सकते हैं कि इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, इस जो कोडिंग में, जो ईवीएम की कोडिंग हो रही है। और फिर जब हम अगर कोई ये कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है, तो हम उस ईवीएम को उठाएंगे, उस ईवीएम को उठा करके उसको चेक करेंगे कि क्या वो उसके अंदर जो कोड, जो मतलब इंस्टॉल किया गया है, जो जिस कोड से वो ईवीएम चल रही है, वो कंप्यूटर जो चल रहा है ईवीएम का, जो ईवीएम चल रही है, तो क्या वही कोड उस कोड से मैच कर रहा है जो पब्लिक किया गया है, या फिर वो अलग से है। क्योंकि बैलेट पेपर जो थर्मल प्रिंटिंग रोल है, वो तो हमने देख लिया कि वो किस तरह से काम करता है। और 2019 से लेके अभी 2000 जो 24 आया हुआ, 5 साल हो गए। 5 साल में टेक्नोलॉजी कितनी हाई लेवल तक चली गई होगी थर्मल प्रिंटिंग के मामले में और कोडिंग के मामले में भी। वो हम जब हम फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर, तो उसी समय है ना, जो फ़ोन के जो अंदर की जो सेटिंग है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। चाहे हम उसको परमिशन दें या ना दें, जो वाईफाई है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जो ब्लूटूथ है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हमारे फ़ोन में अंदर आता है और हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं बिना किसी सोचे समझे, कुछ भी सोच समझ के, तो फ़ोन को एकदम से करप्ट कर देगा। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो उसी टाइम उसको करप्ट कर दे, बिल्कुल से डिस्ट्रॉय कर दे फ़ोन को। लेकिन वो अगर उसके अंदर कुछ ऐसा किया जाए कि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको करप्ट करे, धीरे धीरे उसको इन्फ्लुएंस करे फ़ोन को, तो वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा पता चलेगा नहीं। इसी तरह से ईवीएम है, अगर ईवीएम के अंदर इस सोर्स कोड को इंस्टॉल इस तरह से किया गया हो कि मतलब कोई एक ही टाइप की जो कंपनी है, कोई पार्टी है, उसका पार्टी को ही वोट जा रहा हो, तो हम वहाँ पर हम बोलेंगे कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है वो एकदम से हुई है, गड़बड़ी हुई है ईवीएम में। तो सोर्स कोड को ओपन करना अच्छी बात है, अगर हम कर दे तो उसको ओपन। और जो थर्मल प्रिंटिंग रोल है, हमें इसके यही नहीं पता कि वो थर्मल प्रिंटिंग रोल किस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी का है, या फिर जो पहले 2000 पहले 2019 में 5 साल पहले यूज हुआ था, क्या वही है या फिर कोई अलग है। क्योंकि वहाँ पे एकदम से वो पर्ची निकल के आती है, मतलब जब हम बटन दबाते हैं तो बटन दबाते ही पर्ची निकल के आती है। जब मैंने वीडियो देखी थी उसकी ईवीएम के साथ जो वीवीपैट है मशीन है, उस वीवीपैट मशीन की, तो वो जब उसमें बटन दबाया गया था, बटन दबाते ही एकदम पर्ची निकली थी। मतलब उस वो जो पर्ची निकली थी वो इस तरह नहीं हुई थी कि जैसे कोई आवाज़ आई हो प्रिंटिंग की। जैसे हमारा जो प्रिंटिंग होता है, नॉर्मल प्रिंटिंग होता है, जो कंप्यूटर का जो मेन प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग होती है उसमें, प्रिंटर में, तो उस तरह की कोई प्रिंटिंग नहीं थी, मतलब वो थर्मल प्रिंटिंग ही थी। अगर इस तरह की प्रिंटिंग आई हुई है, थर्मल प्रिंटिंग, और ये 5 साल पहले भी यूज हो चुकी है, और 5 साल बाद हम उसका भी यूज, उसी उसी प्रिंटिंग का यूज कर रहे हैं, और 5 साल के बाद हमें ये भी नहीं पता कि उस वो जो प्रिंटिंग है, थर्मल प्रिंटिंग है, वो कितनी हाई लेवल तक ऊपर जा चुकी है। तो
इस तरह हम थर्मल प्रिंटिंग जो रोल है और जो वीवीपैट मशीन है और उसको, और जो ये ईवीएम मशीन है जिसके अंदर सोर्स कोड किस तरह का होगा, अगर ये रिवील कर दे, ये रिलीज कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि थर्मल प्रिंटिंग पे इतना भरोसा हम कर नहीं सकते। 2019 में जो हुआ था उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोर्स कोड ओपन करने की बात है, ये अच्छी बात है। हमारे पीएम हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के केस में, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में, उस इश्यू पर। तो उन्होंने बोला कि 3000 जो कंपनियां हैं, 3000 कंपनियां हैं, उन्होंने बॉन्ड के थ्रू, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैसा दिया है पार्टीज को। उन्होंने ये भी बोला कि 26 जो कंपनियां हैं, उन्होंने बोला कि 26 जो कंपनियां हैं उन पर कार्रवाई हुई है, उन पर कार्रवाई भी हुई है, और 16 कंपनियों ने डोनेट किया है। तो क्या जो जिन पर कार्रवाई हुई है, क्या वो पहले कार्रवाई हुई थी उसके बाद डोनेट किया है, या फिर पहले डोनेट किया उसके बाद कार्रवाई हुई है? और ये जो 16 कंपनियां हैं जिन्होंने डोनेशन दिया है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बोलते हैं कि जो ये 16 कंपनियां हैं, 16 जो कंपनीज हैं, इन्होंने जो डोनेशन दिया है वो 37%, 37%, 37% बीजेपी को दिया है, और बाकी का 63% है वो अपोजिशन पार्टीज को दिया है। अपोजिशन पार्टी सिर्फ एक नहीं है तो इस हमारी कंट्री में, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, आईएनसी है, सपा है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं हमारे देश में। तो उनको गया है 63%। और सिर्फ एक पार्टी को जो अभी पक्ष में है, यानी जो शासन में है, रूलिंग पार्टी है यानी बीजेपी, उसको गया 37%। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, 37% और 63%। 63% जो है वो उसका बंटवारा हुआ है, ना कि वो पूरी की पूरी एक पार्टी को गया है। चाहे हम उसको कांग्रेस को बोल सकते हैं या फिर आम आदमी पार्टी। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक पार्टी को गया है वो 63%, वो अलग अलग पार्टीज को गया है। और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डेटा निकल के आया था तो उसमें ध्यान दिया गया था कि मतलब अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा और बाकी जो ऑनलाइन जो पार्टी को मिला है उसमें क्लियरली ये शो हुआ था कि 12,000 से ज़्यादा, 12,000 से 13,000 करोड़ के बीच का जो फंड है, जो डोनेशन है, वो गया था बीजेपी को। सबसे ज़्यादा यही था। और जिसमें से हमारे जो परम मित्र हैं, जो हमारे परम मित्र, पहले तो परम मित्र हमारे किसान थे, अब परम मित्र रामविलास पासवान थे, अभी भी कहते हैं। तो और उसके बाद फिर अडानी जी है परम मित्र, क्योंकि अडानी की जो 4 कंपनियां हैं उसने भी बीजेपी को चंदा दिया है। तो तो अभी अभी रिसेंटली एक जो एकदम वायरल जो इशू है वो एक है संविधान बदलने का, कि क्या संविधान बदलने की ज़रूरत है। तो उसके संविधान बदलने के जो टॉपिक है, जो इशू है, उस पर बातें क्या हो रही है। जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो सांसद है, तो बीजेपी के जो सांसद हैं लल्लू, ज्योति मिश्रा, और है एक अरुण गोविल। तो ये जो तीनों है, ये तीनों है, तीनों की तीनों पक्ष में है कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है। ये संविधान संशोधन करने की बात नहीं कह रहे हैं कि मतलब संशोधन का मतलब कोई एक कानून या फिर 2 कानून है, किसी तरह के कानून है या फिर कोई आर्टिकल है, हम उनको बदलने की, मतलब उनको मॉडिफाई या चेंज करने की बात नहीं बोल रहे, उनमें सुधार की बात नहीं बोल रहे। वो बोल रहे हैं कि ये संविधान को बदल देते हैं, क्योंकि ये संविधान, जब ये संविधान लागू हुआ था 1950 को लागू हुआ था, और 1950 को ही जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनका जन्मदिन हुआ था। तो वो जब वो लागू हुआ था उस समय से लेके अब तक अभी सुधार ही हुआ है संविधान में।
और अब ये बात हो रही है कि हम उसको बदल दें संविधान को। मतलब संविधान बदलने का मतलब है कि जितने भी उसके अंदर आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 19 है, मतलब हम बोल सकते हैं कुछ भी, हमें सभा कर सकते हैं, आपस में कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं, और कंपनी बना करके या फिर जो सभा करके कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर बस सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। इस तरह की भेदभाव है जो, उसके खिलाफ जो कानून है कि भेदभाव ना हो। बहुत से किसी भी तरह का कास्ट के बेस पर हो, सेक्स के बेस पर हो, रंग के बेस पर हो, किसी भी बेस पर हो, वो भेदभाव नहीं। तो मतलब हम जब संविधान बदलने की बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो पहलू है, जो इश्यूज है, जो ये एक्ट है, कानून है, ये आर्टिकल्स है, ये भी बदलने की बात होगी। चाहे इसमें किसी भी तरह का इश्यू हो, रिजर्वेशन का इश्यू हो, वुमेन के अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्सप्लोइटेशन या फिर किसी भी तरह का इश्यू हो, वो बदलने की बात होगी। जब ये बात होगी तो इस तरह से बदला जाएगा कि हमें पता तक नहीं चलेगा कि जो कानून पहले थे वो ठीक थे, और जब ये कानून जो नया बनकर आया है ये हमारे लिए बेकार है या फिर खतरा है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून था ये आया था, इस कानून में क्या किया है कि आरटीआई यानी आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट था हमारा, वही छीन लिया। कि मतलब कौन सी पार्टी, जो कौन सी कंपनी है, वो किस पार्टी को चंदा दे रही है। जब हम चंदा देने की बात करते हैं किसी पार्टी को, तो उसमें क्या होता है, जब हम कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, वो किसी पार्टी को चंदा देती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी पार्टी को जो अभी शासन में है उसको चंदा दिया है 50,000, 50 करोड़ का। 50,000, 50 करोड़ कोई कम नहीं है, कोई कम वैल्यू नहीं है। जब हम किसी पार्टी को जब हम दान देते हैं, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम इसको दान क्यों दे रहे हैं, यानी पैसा हमारा क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जब जो वो कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो उसके अंदर काम करते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20, जो मिडल लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, जो मतलब मध्यम का काम करते हैं, उसमें उनकी जो सैलरी होती है वो 20 से 30 के आसपास होती है। 20,000 से 30,000 के आसपास होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतनी सैलरी होती है एक मंथ की। तो जब ये सैलरी होती है तो तब हम जब एक ही महीने में किसी किसी पार्टी को, कोई कंपनी किसी पार्टी को 50,000 करोड़ का या फिर 100 करोड़ का या फिर 500 करोड़ का जो चंदा है वो 500 करोड़ रुपए दे देती है। 500 करोड़ में और 30, सिर्फ 30,000 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब वो किसी तरह से उसको चंदा देगी, तो क्या हम ये देख नहीं सकते कि क्या उस कंपनी पर छापा गिरा है, ईडी की रेड गिरी है, सीबीआई की रेड गिरी है, इनकम टैक्स की रेड गिरी है। क्या उस जो वो कंपनी है उसने इनकम टैक्स दिया है? अगर उसने इनकम टैक्स नहीं दिया है और उसने चंदा दिया है, अगर वो कंपनी घाटे में चल रही है, उसने चंदा दिया है, तो उसने कहाँ से चंदा दे दिया जब उस पर 5,000 करोड़ का जो टैक्स है वो उसने भरा नहीं था। और हम उस टैक्स को भरने की बजाय, मतलब उस टैक्स को वसूलने की बजाय, हम उससे चंदा ले रहे हैं। और चंदा भी तब ले रहे हैं जब, मतलब वो कंपनी चंदा दे रही है, और वो कंपनी चंदा भी तब दे रही है जब उसको नुकसान हो रहा है। जब उसको नुकसान हो रहा है वो चंदा दे रही है, तो वो पैसा आया कहाँ से? क्या वो काला धन था जिसकी बात नरेंद्र मोदी करते हैं कि काला धन हम ख़त्म कर देंगे, अभी भी बोल रहे हैं, और 2014 में 10 साल पहले वो बोल रहे थे। इसी जो टॉपिक है, ये जो काले धन का जो मुद्दा है, इस काले धन को जो हथियार है वो बना करके आए थे कि अच्छे दिन आएंगे। तो आज जब सिलेंडर के जो जितने जितने ज़्यादा प्राइस हाई हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो ये काला धन अभी तक आया क्या, नहीं आया? क्या वो महंगाई है वो कम हुई, या फिर वो जो अच्छे दिन है वो आए या नहीं आए? इतने सारे जो ब्रिजभूषण हो गया, साक्षी मलिक हो गई, इधर जो किसान है, किसानों पर जो बम है, पानी बुझा रहे तो छोड़ दो, वो तो कुछ नहीं है। लेकिन जो बम उन पर फेंके गए हैं, उनको जो नुकसान हुआ है, किसी किसी की मौत भी हो गई है, कहीं पर पुलिस ने
गोली चला दी और वहाँ पे किसी दलित युवक है उसकी मौत हो गई। और कहीं पर बीएचयू हो गया, बीएचयू में किसी लड़की को नंगा घुमाया गया, उसकी वीडियो बनाई गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2 महीने मतलब 60 दिन लगे उनको पकड़ने में और 60 दिन तक वो इधर उधर प्रचार करते रहे पार्टी का। तो ये हमारे अच्छे दिन हैं 2014 से लेके 2024 तक 10 साल हो गए, हमें अच्छे दिन हमने ये इतने देख लिए। और और जो ये हम संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इसमें हम जो हमारा राइट टू हैव इंफॉर्मेशन है, जो आरटीआई एक्ट है, इसको ही चेंज कर रहे हैं। और जब हम इसको चेंज कर रहे हैं फिर हम सब कुछ देखेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों लाया गया था और इसको लाने के पीछे क्या भ्रष्टाचार करने का जो इरादा था क्या वो था, क्योंकि हमें तो साफ यहाँ पे भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। जब आप 5,000 करोड़ किसी कंपनी से लेने रहे हो, जबकि वो उसका हक बनता है कंपनी का कि वो 5,000 करोड़ दे। और जो हमारी जीडीपी है, यानी हमारी जो कमाई है, खर्चा वर्चा निकाल करके जो हमारी जीडीपी है, देश की जो कमाई है, कहाँ से हमने टैक्स लिया, डायरेक्ट टैक्स लिया, जीएसटी लिया और जितने भी सारे टैक्स लिए, वो टैक्स मिला करके हमारी जो कमाई है देश की, वो उस कमाई में वो जो 5,000 करोड़ है वो आए नहीं। हमने 5,000 करोड़ के बदले सिर्फ 50 करोड़ या फिर 10-20 करोड़ ले लिए। तो ये भ्रष्टाचार ही है, इससे भ्रष्टाचार, इसको हम भ्रष्टाचार बोलेंगे। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रल बॉन्ड इसलिए लाए ताकि ये पता चल सके कि किस पार्टी ने किस पार्टी मतलब कौन सी कंपनी किसको कितना चंदा दे रही है। वो एकदम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो एसबीआई का जो डेटा अब निकल के आया है, और वो डेटा इसलिए निकल के आया है क्योंकि एसबीआई पर दबाव पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला है उसको, मतलब एसबीआई को लताड़ा है पूरी तरह से, उसको झाड़ा गया है कि आप या तो डेटा दो या फिर हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे बिल्कुल से। क्योंकि अगर आपने डेटा नहीं दिया, अगर आप बोल रहे हो कि 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने बाद तो इलेक्शन हो चुके होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है आया था, ये जो कानून आया था, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। अब आप डेटा दो, हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ। अगर डेटा दोगे, भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ पता चलेगा जनता को, तभी तो जनता ये तय करेगी कि किस पार्टी को वोट देने, क्या बीजेपी को वोट देनी है नहीं देनी है, क्या उसने भ्रष्टाचार किया है नहीं किया है, क्या वो देश को बेवकूफ़ बना रही है नहीं बना रही है, ये आम आदमी तय करेगा। हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो एक और बात करते हैं कि संविधान नहीं बदलेगा, चाहे अंबेडकर भी क्यों ना आ जाए जिन्होंने संविधान को बनाया था, तब भी संविधान नहीं बदलेगा। वो बात ये कह रहे हैं। और इसी की पार्टी के अंदर के जो सांसद है, 3 सांसद है, 2 सांसद अभी हैं और तीसरा सांसद जो है वो प्रत्याशी है यानी उम्मीदवार है। तो ये पार्टी के अंदर की ये बात ये बोल रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जो है, जो काले धन को मिटाने की बात करते थे कि काला धन खत्म होगा, मतलब जो काला धन है वो सफ़ेद नहीं होगा, मतलब वो ये बोल रहे थे कि हम काला धन को ख़त्म करेंगे, किसी तरह का काला धन इकट्ठा नहीं होगा। तो उसी की पार्टी के अंदर के जो सांसद है और जो कार्यकर्ता वो ये बोलते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए और संशोधित नहीं, संविधान को बदलना चाहिए। और हमारे नरेंद्र मोदी है वो ये बोलते हैं कि संविधान नहीं बदलेगा। मतलब जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था, इसके अंदर फंडामेंटल राइट है, जो आरटीआई एक्ट, आरटीआई है, राइट टू हैव इंफॉर्मेशन है, मतलब जानकारी लेने का अधिकार है। जब ये भी बदल दिया तो संविधान, तो ये धीरे धीरे बदल ही रहे हैं। 2047 तक की जब ये हेडलाइन दे देते हैं कि 2047 तक विपक्ष नहीं होगा, रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है यही होगी और बीजेपी ही पावर में रहेगी, तो मतलब क्या हम ये सोच नहीं सकते कि उनकी किस तरह की मानसिकता है, जब ये जो न्यूज़ है उनको ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है, जो हमारे टीवी के चैनल है, वही न्यूज़ दिखाते नहीं है, कोई किसी तरह की जानकारी देते नहीं है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, एसबीआई है, उस पर कोई इतनी अच्छी तरह से बात करते नहीं है, ना इतनी अच्छी तरह से पत्रकारिता करते हैं, और वही 2047 की बात करते हैं। तो फिर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो किसी धर्म का नाम लेकर क्यों बोलते हैं कि इस धर्म के लोगों की मेजोरिटी थी संविधान को बनाने में, उसको सहमति देने में। वो धर्म का नाम, धर्म को यूज़ ना करके भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। अगर इलेक्शन के अंदर आप धर्म का यूज़ कर रहे हैं
और वो भी संविधान के बारे में। जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ही ऐसा कर रहे हैं, जो कि अभी पावर में है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह की कार्रवाई करेगा? क्या वो इलेक्शन कमीशन जो है वो एकदम फेयर कार्रवाई करेगा, या फिर इसी तरह से ये आगे भी चलता रहेगा, 3 महीने बाद भी ये चलता रहेगा और अगले 5 साल तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और 2047 तक ये बिल्कुल ज़्यादा जो है वो रैपिड हो जाएगा ये? और ये जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो ईवीएम की जो आत्मा है, वो जो ईवीएम की आत्मा, उसकी आत्मा को वो व्यक्त करते हैं कि वो क्या कह रही है। एक मशीन है, मशीन के अंदर जो आत्मा होती है, कोई ये जो कंप्यूटर है और कोई लैपटॉप है, कोई डिवाइस है, उसके अंदर उसकी आत्मा क्या होती है? एक तो देख, तो उसके अंदर उसकी आत्मा होती है कि उसके अंदर वो किस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। अगर हम उस सॉफ्टवेयर को, मतलब वो उस आत्मा की आवाज़ को बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, और वो आत्मा हम खुद ही डाल रहे हैं उसके अंदर, मतलब वो उसके अंदर जो सोर्स कोड है हम वही डाल रहे हैं, हम उस सोर्स कोड को बाहर ही निकाल रहे, बता नहीं रहे हैं कि ये सोर्स कोड है। और अगर गड़बड़ी हुई तो इस सोर्स के बेस पर आप देख सकते हैं कि क्या वाकई में गड़बड़ी हुई है। दोनों मैच कर रहे हैं, सोर्स कोड, ईवीएम का जो सोर्स कोड है जो हमने उसके अंदर डाला है और जो हमने रिलीज किया, वो दोनों मैच है या नहीं है मैच। इस तरह से वो इलेक्शन कमीशन कैसी बातें कर रहे हैं कि संविधान की, ईवीएम की आत्मा और डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, एकदम फेयर इलेक्शन, उस पर वो बोल ही नहीं रहे। और इलेक्शन के टाइम पर किसी भी नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं, कहीं पर भी रेड गिरवा रहे हैं। वो रेड गिरवा करके या तो जिस पर रेड गिरी है वो पार्टी छोड़ दे, या फिर वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ जाए। तो लास्ट में तो हम यही कहेंगे, संविधान को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस संविधान में कोई एक या दो कानून कुछ ऐसा बनाया गया है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून है वो गलत था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी गलत घोषित कर दिया कि वो गलत कानून बना था, और वो गलत कानून बना था हमारे नरेंद्र मोदी ने। तो हम उसमें संशोधन की बात कर सकते हैं कि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जब बदलने की बात ये करते हैं तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है संविधान का वही बदल जाएगा। उसके अंदर जो महिलाओं के अधिकार है वो भी बदल जाएंगे। आम